हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आदिकाल की और भक्तिकाल की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसमें आदिकाल और भक्तिकाल की जो वीडियो है वो फुल कंटेंट के साथ है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कवि है उसके बारे में कुछ बताया गया है, नहीं, उसमें पूरा कंटेंट है कि भक्तिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, ये फुल कंटेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल में इससे जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमारा रीति मुक्त काव्य हो चुका था और आज हम पढ़ रहे हैं रीति सिद्ध काव्य। हम जिसमें पढ़ेंगे कि जो रीति सिद्ध कवि है वो कौन कौन से थे। तो रीति सिद्ध कवि थे सेनापति, बिहारी, रसनिधि, हटजी, कृष्णजी, वृंद कवि, पजनेश, बेनी, राम साईदास आदि और भी हैं रीति सिद्ध कवि। अब हम देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए, केवल कविताएं लिखी, परंतु यह कविताएं काव्य शास्त्र के नियम के आधार पर लिखी गई थी। कि जो रीति सिद्ध जो कवि थे उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए, परंतु उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही लिखी थी। अब हम देखते हैं कि जो पहले जो रीति सिद्ध कवि आते हैं वो है सेनापति। सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन के जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यह सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि बड़े सहृदय कवि थे और ये ऋतु वर्णन के जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। और सेनापति ये कथन नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है, ये है सेनापति के बारे में कुछ बातें कि सेनापति के काव्य में चमत्कार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि रचनाएं। सेनापति की रचनाएं हैं, एक है कवित रत्नाकर जो जिसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें 5 तरंगे हैं और 394 छंदों के साथ है कवित रत्नाकर। दूसरी रचना है इनकी काव्य कल्प द्रुम, यह रीति ग्रंथ है। इनकी जो कवित रत्नाकर है वो राम कथा है और जो काव्य है वो रीति ग्रंथ है। उसके बाद हैं अगले रीति सिद्ध कवि बिहारी। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर में, बालकपन बुंदेलखंड में, यौवन इनके ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ था। कि जो बिहारी थे उनका जन्म तो ग्वालियर में हुआ था, बालकपन बुंदेलखंड में था व्यतीत हुआ था और यौवन ससुराल मथुरा में। और ये शाहजहाँ के समकालीन थे, जाति से ब्राह्मण थे, ये निम्बाक संप्रदाय से संबंधित थे, यह राजा जयसिंह के समकालीन थे। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में व्यतीत किया था। इनका एक एक काव्य मर्मस्पर्शी है और इनका एकमात्र ग्रंथ सतसई है जिसे बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। और बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती की परंपरा पर दोहों में किया गया था। परंतु जो बिहारी सतसई है उस पर सर्वाधिक प्रभाव अमरुक आएगा, अमरुक तक का माना जाता है, अमरुक तक का माना जाता है। पर गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती का भी प्रभाव बिहारी सतसई में मिलता है। और बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। जो बिहारी सतसई है उसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर को छोड़कर सभी ने 719 दोहे माने हैं। इनमें से लगभग 600 जो दोहे हैं वो श्रृंगारिक है। उसके बाद अगला है कि कृपा राम द्वारा रचित हिमतरंगिणी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, लेकिन सतसई में ख्याति प्राप्त बिहारी को हुई थी। कि हिंदी में है ना सतसई हिमतरंगिणी की सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है,
पर जो सच से लिखकर जिसे ख्याति प्राप्त हुई थी वो थे बिहारी। बिहारी सतसई दोहे छंद में एक मुक्तक काव्य है। जो सतसई है वह एक मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। कि जो सतसई है उसको किसकी त्रिवेणी कहा जाता है? भक्ति, श्रृंगार और नीति की। जो बिहारी थे उनका पीरिय छंद तो है दोहा, और जो पीरिय अलंकार था वो था रूपक। बिहारी सतसई की भाषा मानक ब्रज भाषा है। बिहारी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र क्रमशः रसवादी और ध्वनिवादी मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? ध्वनिवादी कवि मानते हैं। तो र से रसवादी, इसे हम र से कर लेंगे। दूसरे नगेंद्र ध्वनिवादी। और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षा मेघ की संज्ञा दी है। किसने दी है? राधाचरण गोस्वामी ने। बिहारी सतसई की रचना 1663 ईस्वी में आरंभ की थी। बिहारी सतसई को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। किसने कहा है बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी? पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी सतसई के पश्चात रामचरितमानस के पश्चात बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी। कि पहले जो रामचरितमानस थी तुलसीदास की रचना, उस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी। उसके बाद बिहारी सतसई पर ही सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई थी। उसके बाद है बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई। कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका लिखी। इन्होंने प्रत्येक दोहे पर सवैया बनाया था। कि जो सतसई थी वो दोहों में लिखी थी, पर जो कृष्णलाल कवि थे उन्होंने दोहे का क्या बना दिया था? सवैया बना दिया था। और बिहारी सतसई पर सबसे पहले जो टीका लिखी थी वो कृष्ण कवि ने ही लिखी थी। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन सतसई के बारे में। कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति व मान बिहारी सतसई को प्राप्त है उतना किसी अन्य रचना को नहीं हुआ। कि श्रृंगार रस के जितने ग्रंथ थे उनमें जितनी ख्याति बिहारी सतसई को प्राप्त है उतनी और किसी ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुई। दूसरा है कि कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नीचे रह जाती है। तीसरा कथन है अगर प्रबंध एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला है जॉर्ज गिरेशन का कथन सतसई के बारे में। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, और पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई और रचना नहीं है। ये जॉर्ज गिरेशन का कथन है। और लाला भगवान दीन ने कहा है सूर, तुलसी, केशवदास के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। किसने? लाला भगवान दीन ने कहा है सूर, तुलसी और केशव के बाद बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न कहा है। अब है कि सूरदास की जो राधा थी वो तो मूक थी, जो पर बिहारी की जो राधा थी वो वाचाल थी। अब हम देखेंगे कि बिहारी सतसई पर जो टीकाएं लिखी गई थी, जो बहुत ही चर्चित जो टीकाएं हैं वो, जिसमें सबसे पहले आती है लल्लू लाल। लल्लू लाल ने किस नाम से लिखी थी? लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। प्रभुदयाल पांडे, तो प्रभुदयाल पांडे ने भी प्रभुदयाल पांडे की टीका के नाम से लिखी थी। अंबिका दत्त व्यास ने लिखी थी बिहारी बिहार। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य। आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सतसई। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी सतसई 1921 ईस्वी में। श्रुति मिश्र अमर चंद्रिका। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो बिहारी रत्नाकर है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका माना है बिहारी सतसई की, बहुत ही प्रौढ़। उसके बाद अगले जो रीति सिद्ध कवि है वो है रसनिधि। रसनिधि का जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। जो रसनिधि का जो वास्तविक नाम था वो था पृथ्वी सिंह, और जो एक जमींदार थे। इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित एक मुक्तक काव्य है रतन हजारा। दूसरी रचना है रसनिधि सागर। इस रचना पर फारसी का प्रभाव है। तीसरी रचना है बारहमासा।
हिंडोला, गीति संग्रह, विष्णुपद। इसको हम कैसे याद करेंगे कि पृथ्वी पर हजारों रतन करके रस निधि 12 मास से डोलते रहते हैं, गीतों का संग्रह करते हैं और विष्णु के पद पढ़ते हैं। कि पृथ्वी पर हजारों रतन करते हैं कौन? रस निधि, और 12 मास से डोलते रहते हैं, हिंडोला को डोलते, गीतों का संग्रह करते हैं और विष्णु पद पढ़ते हैं। यह है रस निधि की रचनाओं की ट्रिक। उसके बाद आता है अगला, हठ जी। हठ जी का जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। इनकी एक ही रचना है राधा सुधा शतक, जिसमें राधा का चित्रण है। राधा के वर्णन में राशि, ठाठ बाट व विलासिता का चित्रण किया गया है। इसमें 103 छंद हैं। कि जो राधा सुधा शतक है उसमें जो राधा का वर्णन किया है, जिसमें राधा का जो राशि, ठाठ बाट है, उसमें विलासिता का चित्रण है। उसके बाद अगले कवि हैं पजनेश। पजनेश का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। इसकी रचनाएं थी पजनेश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया। ये पजनेश की 3 रचनाएं हैं। उसके बाद अगले कवि हैं नेवाज। नेवाज का जन्म हुआ था 1680 ईस्वी में। इनकी रचना है शकुंतला नाटक। यह नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है दोहा, चौपाई, सवैया आदि में छंदों में यह रचित है। ये जो शकुंतला नाटक है यह एक नाटक न होकर, नाम नाटक से है तो पर यह नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है। ये नेवाज का है। ये हमारे यहाँ पे जो रीति सिद्ध कवि हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।